हे गाइस, एनीबाउ चैनल में आपका स्वागत है। जहाँ नेस्ट बिल्कुल अपनी एंडिंग पे खड़ा है। हमें यामा के बारे में फाइनली सारी चीजें जानने को मिल गई, यानी कि उसके पेरेंट्स के ओरिजिन के बारे में, साथ ही उनके डेथ के बारे में भी, जो काफी ट्रेजिक थी। और उसके पीछे लोबिया के लीडर का हाथ था, जहाँ उसी के सामने आज यामा भी खड़ा है। लेकिन यामा के रिवेंज का क्या होगा, ये तो आपको आगे जानने को मिलेगा। साथ ही ये नेस्ट की जो पूरी बैटल हुई थी, यानी कि जिनसुआ को सेव करने के लिए, उसका कंक्लूजन भी हमें काइंड ऑफ देखने को मिल गया था। यानी कि बैम सस्पेंडियम से बाहर आकर अपने मास्टर से रियूनाइट हो जाता है, यानी कि उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है उस पॉइंट पर जहाँ पे जिनसुआ 2 ब्लास्ट लीडर से अकेले डील कर रहा था। और हमें बैम को एक न्यू शर्ट के अंदर भी दिखाया जाता है, एक नए लुक के साथ, जिसके पीछे की मिस्ट्री आपको वीडियो में जानने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही में आई बटन को भी क्लिक कर दे अगर आपने अभी तक उसका यूज नहीं किया इस वीक के पीरियड में। और वीडियो में आगे बने रहें। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि कैसे बैम अपनी नई पावर्स का यूज करके यहाँ पर हेल्प करता है अपने मास्टर को, जहाँ पर वो फील कर पा रहा था उस नई एनर्जी को जो कि उसकी बॉडी से फ्लो करी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते दोनों ब्लास्ट लीडर को, जिनके सामने जो नया अपोनेंट आया है उसकी पावर्स को देख कर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये पर्सन कौन है। जब व्हाइट स्टाइलिंग नीचे समझ जाता है कि होनो ही पक्का इरेगुलर है, क्योंकि इसके ड्रेस को नया ध्यान दे तो उसके अलावा उसका जो पूरा लुक का डिस्क्रिप्शन उन्हें मिला था नेस्ट के थ्रू, वो बिल्कुल मैच करता है इस पर्सन से। जब भी गाउल को अभी भी कंफर्म श्योरिटी नहीं थी कि भला इरेगुलर यहाँ पे कहाँ से आ सकता है नेस्ट के अंदर, क्योंकि उसे तो सस्पेंडियम के अंदर होना चाहिए था उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मास्टर और स्टूडेंट काफी लंबे टाइम के बाद मिले थे और दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे थे। जब मैम एक स्माइल के साथ, जहाँ उसके फेस पे काफी सारा रिलीफ था कि कैसे वो काफी टाइम से प्रे करते आ रहा था सभी लोग के साथ कि उसकी मास्टर बिल्कुल सेफ एंड साउंड हो, यानी कि एकदम ठीक हो। जब जिनसुआ को ये बात सुने काफी खुशी होती है, जहाँ मैम के सर पे हाथ रख के हंसते हुए कहता है कि जब लास्ट टाइम मिले थे तो उसे काफी लंबे हो चुके हो। लेकिन ये स्वीट मोमेंट यहीं पे खत्म हो जाता है जब जिनसुआ कहता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है कैचअप करने के लिए, हम बाद में बात करेंगे क्योंकि मेरे सामने 2 टफ अपोनेंट्स हैं। जहाँ इसीलिए जिनसुआ ये भी पूछता है कि आखिर बैम यहाँ अकेले क्या कर रहा है, क्योंकि उसको तो ये बताया गया था कि वो सस्पेंडियम के अंदर गया था। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअल में थोड़ी देर पहले हुआ क्या था। जब बैम उसके सारे दोस्त सस्पेंडियम से बाहर दौड़ते हुए बाहर निकले थे और एक शिप के अंदर बैठा लिया गया था, जब हमें देखने को मिलता है कि बैम और बाकी लोग मैशनी के सामने खड़े थे। जब मैशनी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बैम आ चुका है फाइनली, क्योंकि उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि सभी लोग सरवाइव कर जाएंगे। वहीं हमें ये भी पता लग जाता है जब मैशनी पूछती है बैम से क्या कि सस्पेंडियम उन्हें क्या मिला, वहीं पे हमें ये भी जानने को मिलता है कि ये चीज कोन ने पहले वार्न कर दी थी बैम को कि उन्हें ये चीज डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए मैशनी से कि वो बीस्ट यहाँ बैम की बॉडी के अंदर है, क्योंकि नोबडी नोस कि आखिर मैशनी किस तरीके से इसका फायदा उठा सकती है और ये बीस्ट एक्चुअल में कितना खतरनाक हो सकता है बाकी ये लोग के लिए। और इसलिए हम ये देखते हैं इनको ये बहाना देते हुए कि इनके पीछे जो एनिमीज आए थे ये उन्हीं से फाइट करे थे और उसी के दौरान सस्पेंडियम टूट गया और साथ ही में जो चीज सस्पेंडियम में थी वो भी उसी के साथ खत्म हो गई। जब सरप्राइजिंगली हम देखते हैं मैशनी काफी इजीली कन्विंस होते हुए, जहां पर कून और बैम को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी यहाँ पर मैशनी उनकी बातों से कन्विंस हो गई कि वो सस्पेंडियम से कुछ भी बाहर लेकर नहीं आए हैं। वही मैशनी जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था इन सभी को एस्केप करने के लिए एक जेट भी देने के लिए कहती है, जहाँ पर इसी के साथ वो ये भी बताती है कि दूसरी तरफ चीजें ठीक नहीं है, यानी कि जहाँ पर वॉर अभी भी चल रही है और किसी को जाकर वहाँ चेक करना चाहिए। लेकिन अगर मैशनी की एडवाइस ये लोग मानना चाहते हैं तो इन्हें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए अपनी जान बचाकर। लेकिन फिर भी बैम के कहने के बाद वो उन्हें 20 मिनट का टाइम देती है, जिसके बाद जो टेलीपोर्टेशन गेट है जहाँ से एस्केप कर सकते हैं वो एक्टिव हो जाएगा। और इसलिए प्रेजेंट में मैं अपने मास्टर के पास आया है ताकि उसे लेकर उस जगह तक पहुँच सके और साथ ही अपने दूसरे साथियों को भी ये चीज बता सके कि उन्हें किस तरफ जाना ताकि यहाँ से एस्केप कर सके। आफ्टर ऑल इनका मोटिव भी पूरा हो चुका है नेस्ट की पूरी बैटल लड़ने का। जब जिनसुआ पूरी सिचुएशन को समझ के बैम को कहता है कि उसे इस मोमेंट पर पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि बैटल उसके लिए काफी टफ हो सकती है। बट बैम काफी डिटरमाइंड था, जहाँ पे वो जिनसुआ को कहता है कि चाहे वो जिनसुआ जितना टफ क्यों ना हो लेकिन फिर भी अपने मास्टर की हेल्प जरूर करेगा और कैसे उसके अंदर अभी एक मिस्टीरियस पावर है जिसको इस बैटल के थ्रू समझ सकता है। जहाँ जिनसुआ जानता ही था कि बैम कितना जिद्दी है और इसीलिए वो फाइनली रेडी हो जाता है साथ में फाइट करने के लिए, जहाँ पे वो चाहता था कि बैम उसे पीछे से कवर करे क्योंकि यहाँ पे बैम ही उसका रियल टारगेट हो सकता है उनके दुश्मनों के सामने। वो इनके सामने भी वो मिस्टीरियस बर्ड थी
जो कि चारों तरफ ऐसा डार्कनेस फैलाती है जिससे किसी सेंसेस काम नहीं करते। जब बैम जब जिनसुआ से बात सुनता है तो हम देखते हैं उसकी रिस्पॉन्स में शिनशु कंटेनिंग शिनशु ब्लैक होल स्फीयर को यूज करते हुए, जिससे निकलती हुई चमकती हुई लाइट उस पूरी डार्कनेस को ही खत्म कर देती है। जब जिनसुआ ब्रांच लीडर के काफी क्लोज आके उसे एक पंच लगाता है कहते हुए कि कैसा फील हो रहा है डिफेंस में होने पर, लेकिन ब्रांच लीडर भी उसे काफी इजीली काउंटर कर लेता है। जब जिनसुआ को हम थोड़ा पीछे हटते हुए वापस से देखते हैं, वहीं इसी मोमेंट पर हम दूसरे ब्रांच लीडर को बैम को कैप्चर करने की कोशिश करते हुए देखते हैं किसी पिकाक या नाम के टेक्निक को यूज करके। जय लीफ जैसी स्ट्रक्चर बैम को अपने अंदर पकड़कर सीधे उस ब्रांच लीडर के क्लोज ले आती है, लेकिन सरप्राइजिंगली बैम उसे काफी इजीली छूटकर सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके जवाब में यहाँ पर ब्रांच लीडर एक दूसरे अजीब तरीके के एनिमल का यूज करता है जिसको बैम को खाने के लिए चाहता था, लेकिन यहाँ पर बैम अपने ब्लू थाइस का यूज करके डिफेंसिव शील्ड बनाकर एंड मून पे बच जाता है। वो इससे पहले कि ब्रांच लीडर और सरप्राइज और अमेज होता और कुछ कर पाता, यहाँ पर बैक टू बैक बैम अटैक करते हुए अपने ब्लू ड्रैगन क्लॉस का यूज करता है, जो कि यहाँ पे एक काफी फेटल ब्लो भी देती है ब्रांच लीडर को। जब ये पावर लेविथनॉन की पावर से मिक्स होकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रखी थी, वहीं दूसरी तरफ ब्रांच लीडर एंड पे सी डिवाइन का यूज करके किसी तरह बच जाता है। लेकिन यहाँ पे बिग गाउल और व्हाइट स्टालिन यानी दोनों ब्रांच लीडर जानते थे कि अगर यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट की देरी होती तो इस केस में इस ब्रांच लीडर का काम तमाम हो जाता। और यहाँ बैम को छोड़ के तीनों लोग ये सोच रहे थे कि वो लाइक इनरेगुलर जो कि अभी सी रैंक रेगुलर ही है, वो इतना पावरफुल कब से हो गया। और इतना ही नहीं, ये ब्रांच लीडर तो एक तरीके की सदमे में भी चला जाता है, जहाँ पे उसे विश्वास नहीं होता कि कैसे उसने अपनी पूरी लाइफ में हर चीज में एक्सेलेंसी प्राप्त की है, लेकिन उसके अपनी खुद की टेक्निक यानी कि लॉन्ग एक्सट्रीम डिवाइस से एनिमल्स को बुलाना ये अपने आप में पूरे लोबिया फैमिली में काफी यूनिक है। और उसने पूरी लाइफ में टावर में रैंकर बनने से तक भी पूरी लाइफ के अंदर कोई इतना ज्यादा ग्रेट टैलेंट नहीं देखा आज तक। और अगर इस ब्रांच लीडर की खुद की बात माने तो उसे ऐसा लगता था कि उसका खुद का टैलेंट ग्रो करना बंद हो चुका है और सिर्फ लोबिया फैमिली के लीडर ही वो खुद एक पर्सन है जो कि उससे ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन फाइनली उसे एक ऐसा पर्सन मिल गया जहाँ उसे फील हो रहा है कि उससे भी ज्यादा टैलेंटेड और ग्रो करने वाला पोटेंशियल किसी और पर्सन के अंदर भी है, ठीक फैमिली लीडर की तरह। एक पल के लिए तो उसे ऐसा ही फील हो रहा था जैसे कि ये जो लाइफ है वो किसी दूसरे प्लेनेट से आई हुई हो। जैसे आप अगर सिंपल लैंग्वेज समझना चाहें तो अगर टावर अर्थ है तो बैम यहाँ पे किसी दूसरे प्लेनेट से आए, यानी कि यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से एलियन है। वो इसी बीच हम देखते हैं दोनों मास्टर और स्टूडेंट डो को भागते हुए। जाजी इस वक्त कह रहा था कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए गलती से भी धीरे मत होना, क्योंकि लोबिया की पूरी आर्मी यहाँ गई तो हम उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है वापस से लोबरी की तरफ, जहाँ पे लोबिया के लीडर ने आदेश दिया था अपने एक मिस्टीरियस क्रिएचर को यानी कि डिवाइन एनिमल को कि कैसे खत्म कर दिया जाए याशा को। वही याशा उस खतरनाक से फ्रॉक से तो लड़ ही रहा था जिसने कि 10,000 स्नेक्स खाए थे, और साथ ही जब वो लोबिया के ऊपर अटैक करता है तो हम देखते हैं कहीं से एकदम से 7 क्रीचर्स में से एक और सीधे उसे आकर रोक लेता है, जिसका नाम था द एरोगेंट क्रैकन। वही पास ही में खड़ी लीफ जब इस चीज को देखती है तो उसके मुंह से निकल जाता है कि एक तरीके का ऑक्टोपस है, और जो की चीजें उसने सुनी है इस तरह के ऑक्टोपस को आज तक पूरी टावर की हिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही एनिमा कंट्रोल कर पाए हैं, क्योंकि इसकी खुद की एक विल है। वही हम देखते हैं यामा को भी याशा की हेल्प करते हुए, जो कि फाइनली समझ गया था कि उसका रियल एनिमी कौन है। चाहे यामा को पता था कि वो याशा को भी पसंद तो नहीं करता, लेकिन जो रियल एनिमी है उसका वो और कोई नहीं बल्कि लोबिया का लीडर है। लेकिन याशा यहाँ पे यामा को पीछे हटते हुए जाते हुए सीधे कहता है कि उसे किसी रगरेट से हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन याशा यहाँ पे उसे समझाता है कि कैसे वो चाहे 100 भी क्यों ना हो नंबर में वो फिर भी जीत नहीं सकते, और इसलिए याशा को यामा की हेल्प नहीं चाहिए और यामा को कम से कम अपने आप को बचा लेना चाहिए इस सिचुएशन से। लेकिन इस बात सुन के यामा याशा से पूछता है कि अगर ऐसा ही है और वो जीतेगा नहीं तो आखिर लोबिया से फाइट ही क्यों कर रहा है। जो याशा है पहले तो इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन कुछ सोच के कहता है कि इसीलिए क्योंकि मुझे इसे देखकर गुस्सा आता है इतना ज्यादा कि मुझे लगता है कि अगर मुझसे फाइट नहीं करूंगा तो अपने दिमाग को खो बैठूंगा। जब यामा भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करके कहता है कि मेरे अंदर भी कुछ कुछ ऐसी फीलिंग है तो मुझे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो मेरे मन में आएगा मैं वही करने वाला हूँ। जहाँ ऐसा होते के साथ ही यामा सीधे अटैक कर देता है लोबोविया के लीडर के ऊपर, जहाँ उनके सामने वापस से वही क्रैकन आ जाता है, जिससे कि ये और याशा दोनों डील करते हैं। और काफी सारे ऐसे बैटल के बाद हम देखते हैं कि याशा के ऊपर एक नए तरीके का बीस्ट अटैक कर देता है फाइनली, जिसका साइज इतना इनॉर्मस था कि यामा के सामने चींटी इतना लग रहा था। जहाँ हमें बताया जाता है कि ये जो एनिमा है ये वन ऑफ द 3 सी ड्रैगन्स में से एक है, जिसको तारुमारी कंट्रोल करता है, जो 7 क्रीचर्स में से एक है, जिसको डायरेक्टली तारुमारी ने
एंशिएंट टाइम से वॉर के अंदर यूज करते आ रहा है। साथ ही इसका नाम हमें इनरेंज्ड रैपिड बताया जाता है। वहीं जहाँ इतनी सारी चीजें चल रही थी रूम के अंदर, लो भी अपना मुंह छुपाकर आराम से बैठा हुआ था, लाइक अ इंट्रोवर्ट किड हु डजंट गिव अ शिट कि क्या हो रहा है उसके आसपास में। वही कैट टावर के दूसरे हिस्से में हम उसे बिग माउस को दिखाया जाता है, यानी कि वन ऑफ द डिवीजन कमांडर्स में से एक को, जिसको कि मार्को ने धमकाया था और कहा था बॉम्ब को ढूंढ निकालने के लिए, जो कि काफी गुस्से में था और निराश था अपने से कि आखिर कैसे उनसे सिंपल सा टास्क नहीं हुआ, यानी कि कुछ फक के मेंबर्स को खत्म करना। और अगर अब बम फट गया तो इस केस में आइलैंड भी सेफ नहीं है। जब बिग माउस चाहता था कि वो बॉम्ब चले किसी चूहे को ढूंढ ले और यहाँ से गायब हो जाए, लेकिन सरप्राइजिंगली तभी उसके सामने एक और कून फैमिली के मेंबर को मारते हुए देखते हैं, जिसको कि नेस्ट के अंदर ही डिप्लॉय किया गया था, ठीक बाकी के मेंबर्स की तरह ही मेस्ट निजात की हेल्प के लिए, जहाँ इसका नाम कून डेवो फेरास था। और यहाँ पर इसको इसलिए भेजा गया था ताकि वो बिग माउस को ढूंढ के उससे ये काम पूरा करवा सके, यानी कि बॉम्ब को ढूंढ के निकालने का काम, जो कि मार्को द्वारा इंस्ट्रक्टेड था फेरास से कराने के लिए। वही दूसरी तरफ यामा को अपनी आंखों विश्वास नहीं होता कि कोई इतने बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर को बिना किसी फिश बाउल के कैसे कंटेन कर सकता है, और शायद इस तरह की एबिलिटी सिर्फ किसी फैमिली लीडर के पास ही हो सकती है। जहाँ एक तरफ यामा को ये लग रहा था कि कहीं याशा मारा तो नहीं गया, और इसीलिए उसे बार बार ये चीजें कह रहा था कहकर कि तुम इतनी जल्दी मर नहीं सकते, आखिर तुम्हें उन सब चीजों के लिए भुगतना भी होगा जिस चीज का बदला यामा लेना चाहता है। जहाँ पे हम याशा को वापस रिकवर करते हुए देखते हैं उसके कोर से, जहाँ वो काफी क्लोज था खत्म होने के, जहाँ हमें ये भी पता लगता है कि कैसे तो लास्ट अटैक उस मॉन्स्टर ने किया था, उसकी वजह से याशा का हाफ कोर खत्म हो चुका है और उसे और ज्यादा डैमेज पड़ा तो शायद रिपेयर भी नहीं कर पाया खुद को। वही अभी तक वो लोग लुपविया का बाल तक टच नहीं कर पाए हैं, और हम देखते हैं उन सभी मॉन्स्टर्स को घेरे हुए जो कि लुपविया को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जहाँ इसी बीच डूम सीधे हांसुंग के पास आता है और साथ ही मैंने प्लान करते हुए देखते हैं कि कैसे उसी सेम रैप गेट को यूज करके टेलीपोर्ट कर जाएंगे, और साथ ही वो सीधे मेन बैटलशिप में जाने की जगह उसे सेम टाइम पर गेट को डिस्ट्रॉय करने की वजह से किसी अजीब सी और तीसरी लोकेशन पे टेलीपोर्ट हो सकते हैं, जहाँ पर इस केस पे वो अपने एनिमी से पीछा भी छुड़ा लेंगे। जहाँ ऑब्वियसली प्लान काफी डेंजरस था और वो लोग किसी जगह पे जा सकते थे जहाँ पहुंचते के साथ ही मारे जाएंगे, लेकिन डूम और हांसिंग दोनों जानते थे क्योंकि यहाँ पे फैमिली लीडर है, तो यहाँ से ज्यादा अच्छा जीत रहने के चांसेस दूसरी तरफ है। वहीं पे यामा भी इस प्लान से ऑलरेडी एग्री कर चुका था और इसीलिए वो फाइट में भी इन्वॉल्व था। जब लीफी भी इस प्लान में उनका साथ देने के लिए रेडी हो चुकी थी, क्योंकि उसी का मेन काम था इस गेट को डिस्ट्रॉय करने का, जो उन्हें बस अभी एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करना था जिसके ऊपर वो अपने इस प्लान को अंजाम दे सके। जहाँ पे वो क्रैकन अभी भी यामा और याशा दोनों का रास्ता रोके हुए था, जहाँ पे याशा लगातार उस क्रैकन से फाइट करता है, वहीं दूसरी तरफ यामा सोचता है कि उस मोमेंट का फायदा उठा के दूसरी तरफ से लोविया पे अटैक कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे दूसरे सी मॉन्स्टर्स भी थे और वो ऐसा करने से यामा को हमेशा रोक देते हैं, जहाँ इनके मिस्टेरियस अटैक लगातार इनको डैमेज पहुंचा रहे थे और ये बैटल ऑब्वियसली वन साइडेड लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, बैम और उसके मास्टर को काफी तेजी से भागते हुए देखते हैं। वहीं सिर्फ दोनों ब्रांच लीडर अब काफी क्लोज थे इन दोनों के, और उन्हें पता था कि वो इन दोनों पावरफुल अपोनेंट से एक साथ डील नहीं कर सकते, और इसलिए अपने प्लान को थोड़ा चेंज कर देते हैं, यानी कि बिग हाउस सजेस्ट करता है कि वो इरेगुलर को जिंदा नहीं कैप्चर करेंगे और वो लोग धीरे धीरे पीछे हटते रहेंगे ये दिखाकर कि वो फाइट कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पर वो जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर फैमिली लीडर है। और क्योंकि बैम और उसके मास्टर को ये चीज अभी तक नहीं पता कि फैमिली लीडर भी प्रेजेंट है शिप के अंदर, तो ये उनके एडवांटेज में काम आ सकता है। एंड ऑब्वियसली एक बार फैमिली हेड काफी क्लोज हो गए बैम के, तो उसकी प्रेजेंस को सेंस कर सकते हैं और उस टाइम पर इन दोनों के लिए गेम ओवर हो जाएगा। वही दूसरी तरफ यहाँ पे जिनसू का उनके स्टांस को चेंज होते हुए देखकर समझ जाता है कि ये लोग आखिर क्या करना चाहते हैं, जहाँ अपने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन ही पूछता है, जब वियोल इसका आंसर देते हुए बताता है कि हमें किसी तरफ लूर करना चाहते हैं, यानी कि कहीं पर लेकर जाना चाहते हैं ट्रैप में, और कोई नहीं जानता कि टनल के दूसरी तरफ क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी रुकने वाले नहीं हैं क्योंकि इन्हें अपने कंपेनियंस को जो बचाना है। वही जो ब्रांच लीडर थे वो मन ही मन सोच रहे थे और खुश हो रहे थे कि इन फूल्स को पता भी नहीं है कि दूसरी साइड जो वेट कर रहा है वो इनसे कितनी ऊपर बैठा है और ये चाह कर भी उसका सामना नहीं कर सकते। और वैसे भी इनका मेन गोल उस इरेगुलर को फैमिली हेड तक पहुंचाना था, जो गोल वैसे ही पूरा किया जा सकता है। वही थोड़ी देर बाद एक ऐसा मोमेंट आ जाता है जहाँ पे एक लोग काफी ज्यादा क्लोज थे एग्जिट की, जहाँ इस मोमेंट पर हम बैम को ब्लैक होल स्फीयर का वापस से यूज करते हुए देखते हैं, जिस चीज की प्रेजेंस यहाँ पे तारुमारी पकड़ लेता है और हम उसे अपने पेट यानी कि फ्रॉग से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो कह रहा था कि पक्का वो इरेगुलर है कोबाल्ट, और ये ऑर्डर था उस फ्रॉग के लिए
यानी कि रेगुलर को पकड़ के यहाँ पर लाने के लिए। जहाँ होता भी ठीक वैसा ही है, यानी कि हम कोबाल्ट की वही पावर्स को देखते हैं जो कि उसने यामा और डूम को लूबिया के सामने लाने के लिए यूज किया था। जहाँ ग्रीन सी वेव यहाँ पे सीधे इरेगुलर यानी कि वियोल के ऊपर आके स्ट्राइक करती है, जहाँ उसके अगले ही पल हम उसे टेलीपोर्ट होके सीधे लूबिया के सामने खड़े हो पाते हैं। जहाँ लूबिया यहाँ पे बैम को देखकर कहता है, तो आखिर वो तुम हो, वो नए बंदे जो कि टावर में बाहर से आया है। और इस पॉइंट पर हम फाइनली लूबिया को खड़े होते हुए देखते हैं उसके सीट से, जहाँ उसका कहना था कि वो काफी टाइम से वेट कर रहा था बैम से मिलने के लिए। वही दूसरी तरफ टर्न के एग्जिट पे जिसको समझ जाता है कि किसी ने बैम को कैप्चर कर लिया है और इसीलिए वो सीधे उसी डायरेक्शन में जंप लगा देता है। जब बिग गॉल ऐसे जाते हुए देखकर जिनसुआ को रोकने के लिए ठीक उसके सामने आ जाता है, लेकिन इस टाइम जिनसुआ का पूरा नेचर बदल चुका था, जहाँ पे उनसे काफी ज्यादा गुस्से में काफी सारी पावर्स को यूज करते हुए देखते हैं, जो लिटरली ब्रांच लीडर को वन शॉट करने वाला था। जहाँ पर ऐसा होने से पहले ब्रांच लीडर साइड हट जाता है और जिनसुआ सीधे बढ़ जाता है अपने स्टूडेंट की तरफ। वहीं दूसरी तरफ अब लूबिया बैम से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनी है कि तुम कैसे टाउन में बाहर का गेट खोल कर आए और उसके बाद तुमने क्या क्या चीजें की, और सबसे रिसेंटली इंटरेस्टिंग चीज कि तुमने इस पूरी बैटल को सरवाइव कर लिया। जब लूबिया के खुद के शब्द ऐसे थे बैम को लेकर कि उसे विश्वास नहीं होता और वो अमेज फील कर रहा है कि कैसे एक रेगुलर हाई रैंकर्स की वॉर को इतने इजिली बिना किसी हार्डली डैमेज की सरवाइव कर सकता है। जहाँ पे वो इस चीज को लेकर एडमिट कर रहा था कि कैसे बैम उससे मिलने के योग्य है। वहीं दूसरी तरफ बैम को कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे चल क्या रहा है और वो काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है मासूमियत से भरे हुए कि आखिर तुम हो कौन। जिसका जवाब बैम को अंदर से हिला के रख देने वाला है, क्योंकि जो पर्सन उसके सामने खड़ा था वो जो अपना इंट्रोडक्शन देता है कहकर कि कैसे वो हेड लूबिया फैमिली का और उसे जाना जाता है तारुमारी के नाम से। जहाँ ऑब्वियसली बैम को विश्वास तो नहीं हो रहा था पहले, लेकिन यहाँ पे तारुमारी उस चीज को दोबारा से रिपीट करते हुए कहता है कि हाँ मैं वन ऑफ द 10 ग्रेट लीडर्स में से एक हूँ इस टावर का। वही हम देखते कि बैम के अंदर जो लेविथ्रान था जिसको कि बैम ने सस्पेंडियम से चुराया था, ये ऐसा क्या उसे डिवावर कर लिया था, वो बताता है कि यही है वो पर्सन जिसने की मुझे जबरदस्ती अपनी काफी सारी ऑफुल मेमोरीज दी थी और मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ, मैं उसे चीर के फाड़ के रख देना चाहता हूँ। और इस सारे नेगेटिव इमोशंस यहाँ पे बैम पे हावी करने की कोशिश कर रहे थे लेविथ्रान मॉन्स्टर, ताकि बैम यहाँ पे लूबिया को मारने का ट्राई करे। लेकिन बैम यहाँ पे लेविथ्रान के सारे इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है कहते हुए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि मैं लूबिया के लीडर को नहीं मार सकता, क्योंकि वो अंदर से सेंस कर पा रहा था कि उसने गलती से भी थोड़ी सी भी हॉस्टिलिटी दिखाई यहाँ पर लूबिया के खिलाफ तो कुछ मैटर सेकंड्स में मारा जाएगा। वहीं दूसरे लूबिया यहाँ पे बैम को कहता है कि चाहे थोड़ा लेट ही क्यों ना हो गया हो आउटसाइडर, लेकिन मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ टावर के में, एंड ऑब्वियसली क्योंकि तुमने इस बैटल को सर्वाइव किया है तो मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ। वहीं इसी बीच हम देखते हैं डूम को और हान सिंग यू को, जिनको पता था कि कैसे इस रेगुलर के आने कैसे सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं और यही वो मोमेंट है जिसका वेट करे थे। लेकिन इससे पहले कि डूम गेट की दूसरी तरफ जा पाता, यहाँ पर परसियस उसे वापस अपने पास अंदर बांध देता है कहते हुए कि जस्ट बिकॉज हेड फैमिली का ध्यान कहीं और है, तुम कोई भी क्रेजी आइडिया सोचने की गलती मत करना, क्योंकि इस ब्रांच लीडर के अकॉर्डिंग हेड फैमिली हर एक चीज के बारे में अवेयर है जो कि इस कमरे में ऐसा पूरे कैट टावर में हो रही है। लेकिन डूम को पता था कि उस ब्लॉन्डी को यानी हांसियो को दूसरी तरफ जाते हुए किसने भी नहीं देखा है, तो ये अभी भी उनका प्लान काम कर सकता है। वे हम देखते हैं हांसियो को जो फ्लैप फ्लीट थी उसके अंदर चुपके से अंदर घुस गया था और कंट्रोल रूम की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे दोनों ब्रांच कैंडिडेट उस चीज को नोटिस कर लेते हैं, जब यामा इन दोनों को देखकर समझ जाता है कि एक्चुअल में अब क्या हो सकता है। लेकिन यामा इससे पहले कुछ एक्शन लेता हम यहाँ पे तारुमारी को डैट्स इनफ बोलते हुए देखते हैं सभी को, जहाँ के अगले पल इतने सारे मॉन्स्टर पूरे रूम में बढ़ जाते हैं जिनकी प्रेजेंस काफी डरावनी होती है और हमें एक फैमिली लीडर की पावर को देखने का मौका मिलता है, जहाँ पे ये ब्लैक होल स्फीयर एक तरीके से लूबिया का अपना पर्सनल था, जिसमें वो सभी मिस्टीरियस और एंशिएंट क्रिएचर्स और बीस्ट को समन कर लेता है। और जहाँ एक तरफ सभी लोग शॉक थे इतने सारे मॉन्स्टर्स और बीस्ट को देखकर, वहीं पे लूबिया सभी को वार्निंग देता है ये कहते हुए कि इस मोमेंट के बाद से अगर किसी ने भी हमारी कन्वर्सेशन को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, इस नेस्ट में जितनी भी चीजें हैं उन सभी को एक ही मोमेंट में तारुमारी डिसअपियर कर देगा।
और यहाँ में इस नरेटर के थ्रू ये भी पता लगता है कि कैसे पूरे के पूरे नेस्ट के अंदर चाहे कोई कितना ही पास हो या दूर हो, सभी के सभी फैमिली लीडर के शिंशु को महसूस कर पा रहे थे, चाहे उनकी रैंक कुछ भी क्या हो, चाहे वो कितनी स्ट्रांग हो या कितनी वीक क्यों ना हो। जहाँ पे हम कौन बाकी के मेंबर्स को भी देखते हैं और साथ ही जो दूसरे आर्मी मेंबर्स थे फक के, उन सभी को हम देखते हैं उनके रिएक्शंस के साथ कि उन्होंने कैसे इस तरह की फीलिंग को कभी फील नहीं किया अपनी पूरी लाइफ में। जैसे इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि मानो जैसे आप सफोकेट कर रही हो, आप सांस नहीं ले पा रहे और आपकी पूरी बॉडी शिंशु के अंदर सिंक कर रही है। हर एक बीतता हुआ पल आपको ये एहसास दिला रहा है कि कैसे आपकी पूरी बॉडी और लाइफ डेंजर में है, लेकिन फिर भी आप अपनी एक मसल को मूव नहीं कर पा रहे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन वहीं नेस्ट में एक और ऐसा पर्सन भी एग्जिस्ट करता है जिसको ये सारी चीजें फील नहीं हो रही थी, और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि रेगुलर बैम था। वही हम लोग भैया की कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ पे तारुमारी कहता है कि जब से तुम्हारी प्लान्स के बारे में पता लगा है कि तुम टावर में बाहर से आए हो, मैं तभी से काफी सारे दूसरे फैमिली लीडर के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या किया जाना चाहिए। जब दूसरे फैमिली लीडर्स के ओपिनियन भी बताए जाते हैं, जहाँ कुछ का मानना था कि उन्हें बैम को मार देना चाहिए, वहीं पे कुछ का कहना था कि उन्हें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। वहीं कुछ फैमिली लीडर ये मानते थे कि उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए इस चीज से कि बैम टावर के रूल्स को फॉलो करते हुए टावर में क्लाइंब कर रहा है। लेकिन चाहे लोगों के ओपिनियन कुछ भी हो और कितनी अलग क्यों ना हो, एक चीज सभी मानते थे कि यहाँ पे बैम की प्रेजेंट टावर के अंदर और सभी फैमिली लीडर के बीच में भी एक तरीके का रिफ्ट पैदा कर रही है, यानी कि सभी फैमिली लीडर के बीच में मतभेद बढ़ता जा रहा है बैम की वजह से। और जहाद को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, वो नहीं चाहता कि फैमिली लीडर और ज्यादा बटे आपस में, और यही वो रीजन था कि किंग जहाद ने कुछ से कोई एक्शन नहीं लिया बल्कि रॉयल आर्मी को ऑर्डर्स दिए, क्योंकि एक टावर का किंग होने के नाते किंग जहाद यहाँ पे बेस्ट सोल्यूशन ढूंढना चाहते सभी के लिए। अगर तारुमारी की माने तो कुछ फैमिली लीडर इस चीज को क्लियर कर चुके हैं कि उन्हें कॉन्फ्लिक्ट ही चाहिए, जहाँ पे उस फैमिली लीडर की शैडो को भी हमें दिखाया जाता है। जहाँ कॉन्वर्सेशन में आगे में पता लगता है कि कुछ फैमिली लीडर की डिसीजन की वजह से, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होने के नतीजे के कारण अब बैम के साथ क्या किया जाना चाहिए ये चीज इररिलेवेंट हो चुकी है, और सिचुएशन डाउन में वैसी हो रही है कि अलग अलग फैमिली लीडर को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। और इन्हीं सब चीजों के चलते किंग ने 3 ऑर्डर पास किए ताकि वो टावर की इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकें, जिनमें से बैम से निपटना भी एक था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैम यहाँ पे सरवाइव कर गया और वापस से आज के समय एक फैमिली लीडर के सामने खड़ा है। वही हम तारुमारी की उस खतरनाक से शिंशु ब्लैक होल स्फीयर को भी ऊपर देख रहे थे, जिसके अंदर ऐसा रहता है एक ड्रैगन ट्रैप्ड है जो किसी मोमेंट उस गोली से बाहर निकल के अटैक कर देगा। वहीं पे कन्वर्सेशन में आगे तारुमारी कहता है कि क्योंकि किंग का कोई क्लियर डिसीजन नहीं है तुमको लेकर और उनका मेन गोल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है, तो बाकी फैमिली लीडर की कंसिडरेशन को लेकर और जो भी किंग जात के ओपिनियंस है उस केस में तारुमारी एक प्रपोजल लेकर बैम के सामने आया है। जहाँ इस प्रपोजल को देने के लिए बैम को यहाँ पर समन किया गया है, जहाँ दूसरे फैमिली लीडर्स का भी कहना था कि अगर बैम यहाँ मारा जाता तो उससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जिंदा बच जाता है तो उसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब बैम इस नेस्ट की बैटल को सरवाइव कर पाएगा, जो कि हुआ भी एक्चुअल में। और इसका सिर्फ एक मतलब है कि बैम यहाँ पे वर्ती है या योग्य है तारुमारी से मिलने के लिए और साथ ही उसे सर्व करने के लिए भी। जहाँ बैम जो कि इन सारी बातों को काफी ध्यान से सुन रहा था, वो अब यहाँ पे तारुमारी से क्वेश्चन पूछता है कि आके उसे सर्व करने का क्या मतलब है। जब लूबिया बताता है कि अगर बैम यहाँ पे यूजफुल साबित होता है तो वो उसके लिए काम कर सकता है, लेकिन इस प्रपोजल को अगर बैम मना करता है तो उस केस में लूबिया यहाँ पे बैम को मार देगा और चीजें यहाँ पे सिर्फ तारुमारी के अकॉर्डिंग ही चलने वाली हैं। तो बैम के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तारुमारी के अकॉर्डिंग उनके पास कोई भी ऐसा साइड नहीं है जिससे समझ पाए कि जो टावर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने वाला है वो किस तरह से रोका जा सके। और चीजें इस पॉइंट तक खराब हो चुकी है कि अब 2 फैमिली लीडर भी आपस में फाइट कर सकते हैं या पूरी फैमिलीज, जिसकी वजह से एक इरेगुलर का प्रेजेंट होना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसलिए तारुमारी के अकॉर्डिंग ये चीज नेचुरल थी कि बैम यहाँ पे उसे सर्व करे अगर तारुमारी को लगता है कि बैम सही में वर्थ इट है। वही दूसरी तरफ तारुमारी का ये मानना था कि जो लोग टावर के बाहर से आए हैं उन्हें इन एनिमल्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि इरेगुलर और टावर के अपने क्रिएचर्स, इन दोनों का कोई आपस में बराबर लेवल नहीं है। जब तारुमारी का ये कहना था कि वो बैम को अपने इक्वल एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करेगा, चाहे उसने किसी होस्टेज को ही क्यों ना ले रखा हो बैम को फंसाने के लिए। और इस इक्वल ट्रीटमेंट के साथ ही तारुमारी अपना हाथ ही बैम की तरफ आगे बढ़ाता है ताकि उसे ज्वाइन कर सके।
क्योंकि इस पॉइंट पर तरुमारी फॉर्मली बैम से पूछ रहा था क्या वो लूबिया फैमिली को ज्वाइन करना चाहता है। जब बैम इन सब मामलों में भी अकल का कच्चा था तो तरुमारी से और अच्छे समझाता है कि हमारी फैमिली ज्वाइन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम हमारे में से एक बन जाओ। जिस प्रपोजल में आगे बताया जाता है तारुमारू के अकॉर्डिंग कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और सॉलिडिफाई करने के लिए शादी से अच्छा दूसरा तरीका नहीं है। और इस पॉइंट पर तारुमारू को पता था कि बैम सही में वर्थ इट होगा उसके लिए अगर उसकी फैमिली को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि बैम ने इस नेस्ट की बैटल को सर्वाइव जो किया है एज अ रेगुलर। जब बैम के ऊपर से भी सारी चीजें जारी थी वहीं में तारुमारू आगे एक्सप्लेन करा था कि कैसे उसकी फैमिली में लकीली काफी सारी आउटस्टैंडिंग गर्ल्स हैं और इतना ही नहीं उनकी फैमिली की 2 रेगुलर प्रिंसेसेस जहाज प्रिंसेस बनने के लिए भी चूज की गई हैं। एंड ऑब्वियसली इस टावर के अंदर ये एक बहुत बड़ी इज्जत वाली बात है कि अगर कोई जहाज प्रिंसेस बनने के लिए सिलेक्ट होती है, लेकिन तारुमारू को लगता है कि अगर यहाँ पे बैम से मैरी करना चाहे तो अपनी जहाज प्रिंसेस की पोजीशन को भी छोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगी। जहाँ सारी सिचुएशन डिस्कस करने के बाद लूबिया वापस अपना हाथ बैम की तरफ बढ़ाते हुए ऑफिशियली शादी का प्रस्ताव बैम को देता है, जहाँ चाहता था कि बैम लूबिया फैमिली किसी डॉटर से शादी करके फॉर्मली लूबिया फैमिली को ज्वाइन करे। जब बैम को तो समझ में नहीं आता क्या क्रेजी प्रपोजल उसके सामने, वहीं पे लूबिया बार बार इस बात को कह रहा था कि कैसे चाहता है कि बैम की फैमिली को ज्वाइन करे, क्योंकि वो बैम को अपना बनाना चाहता है जैसे कोई छोटा बच्चा किसी खिलौने पे नजर डालते के साथ ही उस खिलौने को पाना चाहता है और कुछ भी करके। ठीक वही हाल यहाँ पे तारुमारू का भी था, जो कि यहाँ पे बैम के ऊपर नजर गड़ाए रखा था और उसे कुछ भी करके बैम को अपनी फैमिली में ज्वाइन कराना था। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है कैट टावर के दूसरे हिस्से में, जहाँ फक्की उस ट्विन लड़की को देखते हैं भागते हुए, जहाँ उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ गया था और इस सिचुएशन में डोवान, चाक, क्राका सभी लोग भी वहीं पर प्रेजेंट थे। वो इन सभी में सिर्फ एक पर्सन जो कि डिवीजन कमांडर था पहचानता था कि मॉन्स्टर एक हाइब्रिडर है और उसे भी नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है भला। वो इसी बीच एक दूसरा डिवीजन कमांडर पे यहाँ पे था, यानी कि वो पर्सन जो कि बाकी डिवीजन कमांडर को एब्जॉर्ब करके एक अकेला पर्सन बनता है। वो यहाँ पर अपने दुश्मनों को खत्म करना चाहता है इस हाइब्रिडर का फायदा उठाकर, लेकिन जाओस ऐसा करने से रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम हाइब्रिडर को पागलों की दूसरी तरफ चारों तरफ अटैक करते हुए देखते हैं, जहाँ पे दूसरे मेंबर्स को भी पता था कि अगर एक बार ये हाइब्रिडर रैम्पेज पे निकल गया तो उसे कंट्रोल करके जेल के अंदर डालना किसी के भी बस की नहीं है। इसी पॉइंट पे इस गोल्डन डिवीजन कमांडर को ये भी पता लगता है कि उसकी सारी ट्रूप्स मारी जा चुकी है और जो सेना पीछे से आ रही है वो और किसी की नहीं बल्कि फक को बिलोंग करती है और इन सब को छुपा के लाने वाला यहाँ पे क्राका है। वही दूसरी जो बेस था वो सभी के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था, चाहे वो उसके फ्रेंड हो या एनिमी। वहीं पे क्राका कहना था कि मैं जानता हूँ किसी ऐसे पर्सन को जो ऐसी पागल जाते इतने सारे एनिमीज को देखकर, जहाँ उसका इशारा डोवान की तरफ था जिसे डोवान सुन भी लेते और काफी गुस्सा होती है। वही बाकी डिवीजन कमांडर अभी सिचुएशन में थे कि आखिर वो लोग करे तो करे क्या। एक तरफ तो हाइब्रिडर है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और दूसरी तरफ बॉम्ब बहुत जल्दी ब्लास्ट होने वाला है और वही जगह के ठीक पास में एक जगह चूहा भी था, लेकिन अगर यहाँ पे वो डिवीजन कमांडर रश करेगा तो सभी को पता लग जाएगा। जब चीजें यहाँ पे ऐसे आगे बढ़ती है हम ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखते हैं डिवीजन कमांडर के, लेकिन आखिर में ये सभी लोग एक दूसरे का पीछा करते उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इवान कॉल और बाकी लोग थे और उन लोगों को यहाँ पर आते देखकर इवान कॉल और लव दोनों ही खुश हो जाते हैं क्योंकि टाइमिंग से भी जबरदस्त है। जहाँ मल्टीपल हाई रैंकर से एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करी थी, जहाँ डोवान एक तरफ से उस स्पाइडर को टैकल करी थी, वही चापर वो दूसरे हाइब्रिडर के ऊपर अटैक करता है और जहाँ ये सारी बसड़ एक साथ चल रही थी इसी बीच हम उस बंदे को आते हुए देखते हैं, यानी कि फेर्जो को, जो कि लोगों से पूछ रहा था कि भला आखिर वो डिवीजन कमांडर कहाँ पर है जिसने गोल्डन आर्मर पहन रखा है जिसका नाम फ्यूसाइल है। जब अब ये लोग नोटिस करते हैं कि वो बंदा यहाँ पर नहीं है और यहाँ रिवील किया जाता है कि आखिर कैसे वही बंदा बॉम्ब है एग्जैक्टली। और इन सभी चीजों को खुलासा होने के बाद किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। चा को पता था कि अगर सेम एक हाई रैंकर खुद को एक्सप्लोड कर लेता है तो उस केस में इस पूरी कैट टावर के अंदर सिंगल डिजिट में एडवांस रैंकर बचेंगे, बाकी सभी लोग मारे जाएंगे एक साथ। जब चा उसे ढूंढने के लिए तो निकल जाता है, वो इन दूसरी तरफ यहाँ पे फ्यूसाइल को भी ऑर्डर मिल जाता है कि उनका कनेक्शन टूट चुका है याशा से और उन्हें प्लान को लेकर आगे बढ़ना होगा। वही दूसरी तरफ देखते हैं डूम और यामा को, जो भी इन सारे प्रपोजल को सुन रहे थे और वो तो बिल्कुल कंफ्यूज थे कि आखिर किसकी शादी की बात चल रही है। वहीं उन दोनों ब्रांच लीडर के बच्चों को भी देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे, यानी कि फुसफुसा रहे थे कि कैसे अगर ये बंदा शादी कर लेता है तो लोबोबिया का वो हेयर बन जाएगा, या अगर सिंपल वर्ड में कहे तो लोबोबिया का एकमात्र उत्तराधिकारी होगा। वही फाइनली हम बैम का आंसर भी देखते हैं सॉफर को लेकर, जहाँ कहता है कि आखिर तुम मैरिड होने की बात कर रही हो, ये सब चीजें काफी जल्द ही है और ये सडन ऑफर मुझे कंफ्यूज कर रहा है।
जब तारूमारी बैम के सास उन्हें कहता है कि तुम्हें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें टेस्ट कर लिया इस नेस्ट की बैटल के थ्रू, और क्योंकि तुम सरवाइव कर चुके हो तुम वर्दी हो। जहाँ पे पूरी बैटल हाई रैंकर्स एडवांस हाई रैंकर से पूरी तरह भरी पड़ी थी, तुम यहाँ पे एक रैंकर ना होने के बावजूद एक रेगुलर होकर सर्वाइव कर गए। और इतना ही नहीं, तारूमारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो बैम को जो पोजीशन दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली हेड से जस्ट एक नीचे है। एंड ऑब्वियसली एक स्लेयर का टाइटल भी उस चीज के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, जबकि बैम तो भी सिर्फ एक स्लेयर कैंडिडेट है। और इतना ही नहीं, लोबोविया के अकॉर्डिंग यहाँ पर बैम को इतनी सारी इज्जत मिलेगी, साथ में वो बहुत पावरफुल पर्सन बन जाएगा, साथ ही में एकमात्र उत्तराधिकारी होगा पूरी पूरी लोबिया फैमिली का। और बोला इस तरह के ऑफर को कौन मना कर सकता है इस टावर के अंदर। वही दूसरा तारूमारी के ऑफर्स यही खत्म नहीं होती, वो यहाँ तक भी कहता है कि चाहे वो डॉटर्स जो कि इनकी फैमिली प्रेजेंट करेगी यहाँ पे बैम से शादी करने के लिए, उन्हें अगर बैम पसंद नहीं कर पाता तो किसी भी लड़के से शादी कर सकता है जो कि लोबिया फैमिली से बिलोंग करती है। जहाँ बैम जो कि सारी बातों काफी ध्यान से सुन रहा था, हम उसे काफी देर तक थोड़ा सा सोचते हुए देखते हैं, जहाँ उसके तो काफी धीरे से लोबिया से पूछता है कि तुम जिन डॉटर से भी शादी करना चाहते हो, जहाँ जिन सभी लड़कियों तुमने सिलेक्ट किया एज अ कैंडिडेट में से शादी कराने के लिए, क्या तुमने उनसे उनकी मन की इच्छा पूछी है, क्या वो मेरे से शादी करना चाहती है? जहाँ लोबिया इस चीज को सुनकर कहता है कि ये सब चीजें मैटर नहीं करती, क्यों आखिर वो क्या सोचती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें मैटर करती है वो है कि लोबिया ऐसा करना चाहता है, उसके ज़ात की परमिशन है और बैम इस चीज से एग्री कर जाए। और यही वो पावर है जो इन्हें डिफरेंट बनाती है लोली क्रीचर से और इन लोगों को बीच में, यानी कि फैमिली लीडर से। जहाँ पर बैम इस बात को सुनने के साथ ही सीधे बिना एक भी सेकंड सोचे मना कर देता है सॉफर को। जब तारूमारी काफी शौक होता है इस बात को सुन के, जहाँ पे बैम एक्सप्लेन करता है कि कोई सेंस ही नहीं बनाता किसी ऐसे पर्सन को शादी करने से जिसको मैं जानता तक नहीं, जो कि रेडी भी नहीं मेरे से शादी करने के लिए। एंड ऑब्वियसली बैम को तरीका बिल्कुल पसंद नहीं जिस तरह से लोबिया ने ऑफर दिया है बैम को। बैम की नजरों में ये चीज बिल्कुल सही नहीं है कि लोबिया किसी को फोर्स कर रहा है बैम से शादी करने के लिए, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल चीजों को ठीक करने के लिए, और इसीलिए उसने इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। जहाँ लोबिया इस बात को सुनकर कहता है कि अगर ऐसा है तो यही सही, अब मैं तुमसे तुम्हारी की डिसीजन के बारे में नहीं पूछूंगा, ना ही मैं अब तुम्हें कोई ऑफर देने वाला हूँ, अब चीजें वैसी होगी जैसे मैं चाहता हूँ। और यहाँ पे ये सब चीज कहने से तारूमारी का एक सिंपल सा मतलब था, यानी कि अब यहाँ पे बैम शादी करेगा उस लड़की से जिसको कि तारूमारी चूज करेगा ऐसा करने के लिए, और बैम बिलोंग करेगा सिर्फ और सिर्फ तारूमारी को, यानी कि लोबिया फैमिली को। और बैम ने अब गलती से एक बार रिफ्यूज करने की कोशिश की तो उस केस में यहाँ पे हम जानते हैं कि ब्लैक होल स्फीयर यहाँ पे बना रखा है तारूमारी ने, जो कि इसका यूज करके उसके मास्टर और सभी दोस्तों को एक साथ मार देगा। जहाँ पे तारूमारी का कहना था कि वो सबसे पहले स्टार्ट करेगा उस लिटिल वर्मी से जो कि वॉल की दूसरी तरफ है, जिन्हें अपने मरने का रीजन तक नहीं पता लगेगा। जहाँ पे हम कुछ कैनिस लीडर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशानी में थे और सफोकेट कर लेते हैं लोबिया की पावर की वजह से। और उसके बाद नंबर आएगा हर एक उस क्रिएचर का जो कि नेस्ट में प्रेजेंट है, जो कि बेमौत मारा जाएगा बिना किसी गलती के, सिर्फ बैम के रिफ्यूज करने की वजह से। और इस मोमेंट ऑनवर्ड से यहाँ पे बैम का फेट या किस्मत वो होगी जो कि तारूमारी चाहता है। जब बैम इन सारी बातों सुन के अपने दांतों को बीच रहा था गुस्से से, इसी पॉइंट पर हम यहाँ पे जिनसे को भी फाइन आते हुए देखते हैं, जो कि दीवार तोड़ते हुए यहाँ पे कहते हुए आता है कि मैं इस चीज से अब रिफ्यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्शन है इस चीज को लेकर कि तुम कैसे बिना किसी कंसेंट के किसी की शादी करा रहे हो जबरदस्ती। लोबिया एक नजर में जिनसों को देखकर पहचान जाता है और सोचता है कि इसे तो सस्पेंड में सील हो जाना चाहिए था, तो बोला आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जब मैं अपने मास्टर को वापस आते देखकर फाइनली काफी खुश हो जाता है। वही जिनसों को पता था कि सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट है, कि उसके सामने खुद एक 10 ग्रेट फैमिली लीडर्स में से एक खड़ा है, जो कि सिचुएशन उसने एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं की थी, और उसे भी नहीं पता था कि इस पॉइंट पर उसे क्या करना चाहिए एक्चुअल में। वही दूसरी तरफ लोबिया की मेन शिप की तरफ हम दूसरे पर्सन को खड़े हुए देखते हैं, और एक छोटे छोटे बाल वाला ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि दूसरा फैमिली लीडर है, यानी कि पाव विदाउट गुस्तांग। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो याश और यामा थी दोनों आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पे यामा को पता था कि चीजें काफी वियर्ड हो गई यहाँ पर, कैसे मारा मारी और खून खराबे से बात यहाँ पे शादी के रिश्ते की हो गई है। जब याश यामा से साफ मना कर देता कहते हुए कि अगर वो चाहता है कि उसके साथ एस्केप कर जाए तो ऐसा नहीं करने वाला, लेकिन यहाँ पे यामा कहता है कि कैसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहता है उसे, जहाँ पे वो अपने मैड डॉग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता है, जो उसने अपने खुद के ब्लड को यूज करके कुछ डॉग्स क्रिएट किए थे, जिनसे कैरिन को अलग तरह की पावर्स मिली, और जब वो फाइट करते हैं तो बिल्कुल पगला जाते हैं, यानी कि लिटरल मैड डॉग बन जाते हैं।
लेकिन रिसेंटली यामा को एक ऐसा केस भी मिला इस एक्सपेरिमेंट में जो कि अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि अपनी बैडनेस को, और कि अपनी खुद की फ्री विल है, यानी कि यामा के कंट्रोल के अंदर नहीं है। और उससे भी यूनिक बात ये थी कि वो जितना ज्यादा अपनी बैडनेस को यानी कि अपने गुस्से को कंट्रोल करता है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होते जाता है। ये सेम चीज अभी यामा के साथ भी हो रही थी, यानी कि उसकी बैडनेस जो कि उसने लाइफ में आज तक यहाँ दबाए नहीं, लेकिन आज के टाइम में ऐसा करना पड़ रहा है। वो अपने अंदर एक अलग ही तरह की पावर को सर्च होते हुए देख पा रहा है। और यामा अपने यहाँ से एस्केप प्लान को भी डिस्कस करता है याशा से कि कैसे उसने डूम ने यहाँ पे लैब प्लेट का यूज करने का सोचा है। जहाँ याशा का मानना था कि फैमिली हेड पे चीज काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसा ट्राई करना चाहते थे। यामा यहाँ पे सारी बात इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि याशा 1 मिनट के लिए उसे कवर दे, किसी तरीके से अटैक को ब्लॉक करके जो उसकी तरफ आएगा। जब उस मोमेंट पे यामा अपनी पूरी पावर को जो कि अभी तक बिल्डअप हो रही थी उसके अंदर में उसको बाहर निकाल सके। जब यामा को हम ध्यान लगाते हुए देखते हैं अपनी पावर को बाहर निकालने के लिए, वहीं पे याशा ऑक्टोपस और क्रैकन की पावर्स को रोकता है लगातार यामा को अटैक करने से। वहीं दूसरी तरफ हमें कंट्रोल रूम में हॉकनी को भी दिखाया जाता है जो कि काइजर के साथ भागने की कोशिश कर रहा था और लाइट हाउस पे डिस्कस करता है कि कैसे यहाँ पे एक बॉम्ब एक्सप्लोड होने वाला है। वो इनके साथ हम सीविशु को और हास्य को भी देखते हैं जहाँ उनके पास काफी सारे बीस्टकिन थे जिनको उन्होंने आजाद कराया था। और इसी पॉइंट पर हॉकनी किसी को अपने सामने से गुजरते हुए देखता है जिसने की गोल्डन आर्मर पहना था। और इसी पॉइंट पर सरप्राइजिंगली उसे लाइट हाउस पर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि जो बॉम्ब है वो खुद फर्स्ट डिवीजन कमांडर है जिसने की गोल्डन आर्मर पहन रखा है। जहाँ हॉकनी सभी को बताता है कैसे ये पर्सन उनके ठीक सामने से निकला है जस्ट अभी। वहीं दूसरी तरफ चा को भी कोऑर्डिनेट्स मिल जाते उस जगह के जो कि आने वाली दूसरी टनल से सीधे उसी तरफ इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। और फाइनली उस जगह पर पहुंच भी आता है मोमेंट पे जहाँ वो सीधे जो अपना अटैक करता है वो उस डिवीजन कमांडर को लगता है जो उसकी बॉडी को बिल्कुल बीच में से 2 हिस्सों में बांट देती है। जब बाकी तरफ लाइट हाउस पे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं कैसे एक ही हिट के अंदर 4 ने डिवीजन कमांडर के सर को उड़ा दिया, लेकिन उसे बॉम्ब को डिफ्यूज करना होगा। वहीं दूसरी तरफ चाय से पहले कि बॉम्ब को डिफ्यूज करता हम देखते हो डिवीजन कमांडर के सर को ब्लास्ट होते हुए, जहाँ पे चक्का भी फ्रस्ट्रेट था कि अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है वापस लोबिया के ऊपर जो कि जिनसुआ से पूछता है कि तुम हाफ फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तुम उसके प्रोडिजियल सन हो, तुम्हें तो सस्पेंडियम के अंदर सील होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन इससे पहले जिनसुआ को जवाब देता लोबिया खुद ही कहता है कि वैसे भी व्हाटएवर, क्या ही फर्क पड़ता तुम्हारे यहाँ होने से, मैं तो तुम्हारी केयर वैसे भी नहीं करता था, तुम तो सिर्फ एक टूल थे इस इरेगुलर को यहाँ तक लाने के लिए ताकि हम मैनिपुलेट कर सके बैम को। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम इस मैरिज ऑफर को किसी भी तरीके से अपोज कर रहे हो, क्योंकि चाहे जिनसुआ एक डायरेक्ट डिसेंडेंट क्यों ना हो हाफ फैमिली का, और वो इसके अंदर चाहे कितना ही पावरफुल ब्लड क्यों ना हो हा का, इसके बावजूद वो एक लोली क्रीचर ही है और उसका कोई अधिकार नहीं है एक फैमिली लीडर की बात को काटने का। वहीं दूसरा जिनसुआ सोचता है कि अब मैं इतनी दूर आ ही चुका हूँ तो जो मेरे मन में कम से कम मुझे वो बात कह ही देनी चाहिए, खासकर मरने से पहले। जहाँ जिनसुआ को हम कहते हुए देखते हैं लॉर्ड तारुमारी, मैं जानता हूँ कि मैंने फक को ज्वाइन किया है अपनी फैमिली को धोखा देकर, लेकिन मैं कभी भी 10 ग्रेट फैमिली लीडर के प्रेस्टीज को मानने से इनकार नहीं करता। और आप सभी की मेरे मन में काफी रिस्पेक्ट है क्योंकि आप सभी लोग काफी महान इस टावर के अंदर, और यही वो रीजन है कि यहाँ पे जिनसुआ भी खुद फैमिली हेड बनना चाहता था। जहाँ आगे अपनी बात को रखते हुए जिनसुआ कहता है कि मुझे पता है आप लोग के पास कितनी पावर है और साथ ही में आप सभी क्रिएशन को इस टावर के अंदर कंट्रोल करते हो, लेकिन फिर भी गॉड ने आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है और वो रिस्ट्रिक्शन है ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत। और टावर के नियम ये कहते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं वो सभी अपने खुद के विल के हिसाब से जिए, यानी उनके डिसीजन उनके इच्छा अनुसार ही होनी चाहिए। और जिनसुआ के अकॉर्डिंग फैमिली हेड ये चीज चाह कर भी बदल नहीं सकते। और जिनसुआ का पॉइंट ये था कि चाहे कुछ भी हो तारुमारी को बैम की इंसानियत मानवता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कम से कम, और उन्हें एक दूसरे ह्यूमन की लाइफ से कि आखिर वो क्या चूज करता है अपनी लाइफ के लिए इस चीज के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। जहाँ दूसरी तरफ तारुमारी सारी बातें सुन के कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि लोली क्रीचर तुम्हारे जैसा सब चीजें जानता है कि गॉड क्या चाहता है और क्या करता है, मैं इसे एक और चांस देने के लिए रेडी हूँ। जिसके साथ ही लोबिया वापस से बैन से पूछता है क्या तुम शादी के इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे और सभी की जान बचाओगे, या फिर अपने साथ ही इसे मना करके सभी साथ मारे जाओगे। जब बैन इस बात सुनने कहता है कि भला ये किस तरह का ऑफर और चॉइस है, जब जिनसुआ भी जानता था कि कोई तरह की चॉइस नहीं बल्कि ब्लैकमेल है सरासर, और इन सभी के ट्विस्टेड तरीके हैं। जब जिनसुआ मन में सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं होता मैं भी एक टाइम पर इनके जैसा हुआ करता था। वही बैन तारुमारी को कहता है कि मैं कोई भी चीज अगर डिसाइड करता हूँ लेकिन उसके पीछे तुम्हारा इन्फ्लुएंस और तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी पावर हो तो एक रियल चॉइस नहीं कहलाएगी।
जब तारुमारी इस बात को सुन के बैम को समझाते हुए कहता है कि ये चीज बिल्कुल गलत है जो तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इस टावर के अंदर फैमिली हेड किसी भी लोली क्रिएचर को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करते अपनी पर्सनल रीजन से, बल्कि सभी बीइंग जो कि टावर में एग्जिस्ट करते हैं वो एज अ नेचर सभी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। और उन्हीं की तरह बैम को भी इस डिसीजन को अपने मन से ही मानना होगा, यानी कि एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि अंत में ह्यूमंस कोई भी चॉइस क्यों ना ले, वो लॉ ऑफ नेचर को या फिर गॉड की जो इच्छा है उसको डिफाइन नहीं कर सकते अंत में। और तारुमारी के अकॉर्डिंग टावर की जो गॉड है और नेचुरल लॉज हैं, ये दोनों ही खुद 10 ग्रेट फैमिली लीडर्स हैं। जब बैम इस एक्सप्रेशन को सुनने के बाद बिल्कुल सोच में पड़ जाता है कि अगर सही में 10 ग्रेट फैमिली लीडर खुद को ऐसा सोचते हैं, यानी कि वही नेचुरल लॉ और गॉड है इस टावर की, तो इस केस में बैम इस नेचुरल लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जब तारुमारी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अगर ऐसा ही है तो तुम लड़ने की पूरी कोशिश कर सकते हो नेचुरल लॉ से या ऐसा कहे टावर के गॉड से। वहीं दूसरी तरफ इंसुमा को भी हम देखते हैं, जहाँ पर वो बैम के साथ खड़ा था वही हासुंगा शिप के अंदर जाकर गेट को सिंक कर देता है टेलीपोर्ट होने के लिए। जब यामा और बाकी लोग तभी पॉकेट वॉच इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है कि कैसे यहाँ से लोपोविया के लीडर को भेजने का टाइम आ गया है, जहाँ पे सभी का ध्यान उस शिप के ऊपर टेलीपोर्टेशन स्टार्ट होने पर जाता है। लोबिया भी सोचने पड़ जाता है कि भला ये क्या हो रहा है। जहाँ इससे पहले कि शिप दूसरे हिस्से से कनेक्ट होती और टेलीपोर्ट होती, यहाँ पे लोबिया अपने क्रैकन को ऑर्डर देता है कि वो दोनों शिप को एक होने से रोक ले। जहाँ हांसियों को समझ में नहीं आ रहा था कि भला ये चीज रुक कैसे गई, वहीं पे यामा रेडी था अपनी सारी पावर को जो कि उसने रोक रखे थे अभी तक उसको बाहर निकालने के लिए। जिसके बाद फाइनली इतने लंबे समय के बाद हमें यामा के हाफ बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन को देखते मिलता है, जो कि उस क्रैकन के उस हिस्से के खरपच्चे उड़ा देता है एक ही मूव के अंदर। वही फ्लीट वापस से मूव करने लग जाती है, जहाँ पे डूम भी अपने आप को छुड़ा लेता है उस पास से। वही याशा भी हेल्प करता है उस फ्लीट को हेल्प करने में, ताकि वो बचा सके तब तक जब तक ये लोग एस्केप करे। जब डूम से पूछता है कि आखिर तुम दोबारा से हमारी मदद क्यों कर रहे हो, तुमने बचपन में भी हमें जाने दिए थे यहाँ से बचकर और आज फिर से तुम हमारी जान बचा रहे हो। जब याशा इसका कोई सीधा सा जवाब तो नहीं देता, बस इतना कहता है कि तुम लोग कभी मेरी बात नहीं सुनते, और इसके साथ ही वो यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चा के पास वो बॉम्ब था जो कि एक्सप्लोड कर रहा था, और यहाँ पे चा कुछ भी नहीं कर पाता, और इसीलिए यहाँ पे चा कोई दूसरा रास्ता ना देखकर बॉम्ब को अपने आप को काफी टाइट से पकड़ लेता ताकि उसके एक्सप्लोजन को कंटेन कर पाए। लेकिन फिर भी ब्लास्ट के एकदम काफी बड़ी व्हाइट लाइट को फैलते हुए देखते हैं। जब सबसे पहले शिविशु को दिखाया जाता है, जो कि जब अपने आगे बोलता है तो उसे ऐसा लगता है कि आखिर वो कहाँ है, क्या वो मर चुका है और आफ्टर लाइफ में है क्या। और हम उसे काफी ज्यादा गुस्सा और भड़कते हुए देखते कहते हुए कि कैसे उसने अपनी लाइफ में भी सब चीजें अचीव नहीं की हैं, और खासकर प्रॉमिस जो कि उसने अपने फ्रेंड से किया था। लेकिन अगली पल हमको देखने को मिलता है कि जितने बीस्ट किन थे और चा था और बाकी लोग थे वो सभी लोग बच चुके हैं, और उनको बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि सामने का एक मिस्टीरियस पर्सन थी। जब शिविशु से देखकर पहचान जाता है कि वही है जो कि नीडल को प्रोटेक्ट करी थी, यानी कि सोफिया टान, जो कि फक की एक एल्डर है, जिसका कहना था कि वो यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि उसे फील हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। इतना ही नहीं, सोफिया यहाँ पे ये भी क्लियर कर देती है कि कैसे टेक्निकली वो उनकी तरफ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनकी जान बचा रही है। वह शिविशु सोफिया टान को देखकर पागल हो चुका था, ऐसा कहे कि उसकी ब्यूटी को देखकर से कोई समझ में नहीं आ रहा था और चिल्ला रहा था कि आप सही में काफी ब्यूटीफुल हो, इतने ब्यूटीफुल कि आप एंजल लग रहे हो। जब ऑब्वियसली हाथ से जो इसका बेस्ट फ्रेंड है चड़ी बड़ी है, उसे पता है कि शिविशु जब भी किसी सुंदर लड़की को देखता है तो उसका ठीक यही रिएक्शन होता है। वही लोपोविया की ब्रासलेट को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मिस्टीरियस औरत कौन है जो कि एकदम से यहाँ पर आई और उसने इतने बड़े एक्सप्लोजन को कंटेन कर लिया। लेकिन साथ ही में इसको ये भी पता था कि उससे बड़ी पावर यहीं आसपास में है, और वो किसी और की नहीं बल्कि खुद फैमिली लीडर की है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे जो ये ब्रांच लीडर और सोफिया टान है उनके बीच में ये चीज स्थापित हो जाते कैसे दोनों आपस में फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों के गोल डिफरेंट है और इन दोनों के बीच में कोई फाइट नहीं होगी अगर सोफिया भी इनके ऊपर अटैक नहीं करती है किसी भी रीजन से। वहीं दूसरी तरफ उस ब्रांच लीडर का मानना था कि उन्हें फैमिली हेड तक जाना चाहिए जल्द से जल्द अभी के लिए। वही बाकी के सारे लोग अब सोफिया टान को आसपास से घेर लेते हैं और उसको थैंक्स कर रहे होते हैं, लेकिन सोफिया अभी भी काफी ज्यादा सीरियस थी, जो इन्हें कहती है कि इन सभी ने फील किया उस हैवी शिविशु को, जब वो दूर से उस केओटिक एनर्जी को भी दिखाती है जो आपस में दिखने में काफी ब्लैक और डार्क लग रहा था। और इतना ही नहीं, इस एल्डर का इन सभी को एडवाइस था कि अब यहाँ पे फाइट करने का और कुछ भी मतलब नहीं बनता, इन सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए अगर ये और अननेसेसरी सेक्रीफाइसेस नहीं करना चाहते तो। जहाँ पे सोफिया टान नीडल के थ्रू रैप को रेडी करने वाली थी ताकि बाकी लोग एस्केप कर पाए। वहीं कून और ऑकली के बीच बातचीत होती है जहाँ दोनों को पता लग जाता है कि सभी लोग सेफ है अभी के लिए। तो
और अब कौन यही बताता है कैसे उन लोगों ने जिनसुआ को भी बचा लिया है और कैसे बैम वॉल की दूसरी तरफ गया है, क्योंकि वहाँ पर बाकी कंपेनियंस थे और साथ ही में ये लोग 10 मिनट के अंदर यहाँ से निकलने वाले हैं। और बैम अगर गलती से भी कून के वापस नहीं लौटता और इन लोगों की तरफ आता है तो इन लोगों को बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ से टेलीपोर्ट होना होगा। वहीं दूसरी तरफ चा और डुआन के अपने अलग गोल थे। जहाँ चा को बैम को ढूंढना था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, वहीं डुआन को बदला लेना था अपने दोस्त की मौत का। जहाँ क्राका भी अपने मास्टर को देखने के लिए चला जाता है, वहीं इवांका सरप्राइजिंगली इस बार उनके साथ नहीं जाती और दूसरी तरफ जाती है, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा बुरी हालत में थी। वहीं उस जगह पर जो कि टावर के दूसरे हिस्से में स्थापित है, यानी कि लोबिया की मेन बैटलशिप, उसके सामने हम पाविदा गुस्तान को देखते हैं। जहाँ पर लोबिया की बैटलशिप के अंदर से काफी सारे ऑफिसर सोच रहे थे कि उनके पास काफी एडवांस हाई रैंक का लाइट बेरर है जो कि पूरे पेरीमीटर को लगातार मॉनिटर कर रहे थे, उसके बावजूद कोई उनके सामने कैसे आ सकता है, और ऊपर से पर्सन अकेला उनके सामने जो खड़ा है। इसी बीच पाविदा गुस्तान से एक ऐसी लाइट निकलती है जिसको देखकर सभी ऑफिसर पागल से हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वहीं पे हम किरिन को भी नोटिस करते हैं, यानी कि जो लोबिया फैमिली में सेकंड नंबर पे आता है और सबसे पावरफुल ब्रांच लीडर है। वो यहाँ पे सेंस कर लेता है क्योंकि उसे पता था ये ऐसी फीलिंग उसे कब आती है, और उसे ये सोचने में लगा था कि आखिर ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है आखिर। वही दूसरी तरफ पाविदा गुस्तान अपने सामने एक बुक खोल लेता है कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे तुम मेरे रीडिंग क्लब से यहाँ बुलाओ, और इसीलिए अब इन सभी लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। और इस पनिशमेंट में वो एक किताब पढ़ने वाला है, जहाँ पे पाविदा गुस्तान की बुक की तरफ देखते कहता है कि देख तो भला इस किताब का नाम क्या है। जहाँ पे अगले बार उसे डिस्ट्रक्शन बोलते हुए देखते हैं, जिसके साथ ही सही बैटलशिप ब्लास्ट हो जाती है सिर्फ एक शब्द बोलने के साथ ही, और हम पूरी आर्मी को ऐसे खत्म होते हुए देखते एक पल में। जहाँ पे जो चिंगारियां गिर रही थी उसी में से एक से यहाँ पे गुस्तांग अपनी सिगरेट को भी जला लेता है और खुद से कहने लगता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि भला तुम लोग इससे पहले रात बन जाओगे कि मैं पूरी किताब खत्म कर पाऊँ, या तुम्हारा मास्टर यहाँ आकर मुझे रोक लेगा, तो क्यों ना हम इंतजार करके देखें कि क्या होता है। चाय कहने के साथ ही यहाँ पे पाविदा गुस्तान काफी कोल्ड मैनर में अपनी सिगरेट को एंजॉय करा था बुक रीड करते हुए। वहीं दूसरी तरफ मैस्टीजाद अपने सामने सारी चीजें विटनेस करी थी, यानी कि लोबिया की पावर्स को, और सोच रही थी कि लोबिया सही में काफी ज्यादा डेस्परेट होगा यहाँ आने के लिए, क्योंकि उसने ज़ार से भी रिक्वेस्ट किया था कि कैसे उसे उनके ट्रूप्स की जरूरत है इस बार। वही मैच ने सारी चीजों को एंजॉय करी थी, क्योंकि इसका मानना था कि अच्छा वो सभी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गई, और क्योंकि अब जिनसुआ फ्री है तो यहाँ पे लोग भी उस इरेगुलर को जिनसुआ के नाम पे मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, लोबिया के लीडर की जो वीकनेस है, एकमात्र चीज जो कि सस्पेंडियम में सील थी, वो इरेगुलर के अंदर है। चाहे इन सारी चीजों के बाद भी मैच ने अभी भी श्योर नहीं कि लड़का कुछ कर पाएगा या नहीं, जैसे प्लान यहाँ पे किया गया है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी वो एंजॉय तो कर रही है और उसे पूरी उम्मीद है कि उसे चीजों में कुछ ज्यादा अलग देखने को, एक्साइटिंग देखने को मिलेगा। और इसी बीच मैशनी नोटिस करती है कि इसके पीछे से आया है। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि बॉस था, और मैशनी ऑब्वियसली इसे नहीं पहचानती थी, तो इससे पूछती कि आखिर ये कौन है। जहाँ पर बॉस का कहना था कि वो कह सकते कि ये भी एक ऐसा पर्सन है जो कि बिहाइंड द सीन काफी एक्टिव रहता है। और बॉस के अकॉर्डिंग मैशनी और बॉस दोनों के मोटिव्स या एम जो है वो लगभग एक जैसे ही हैं। और यहाँ पर बॉस कहता है कि जो इरेगुलर के कंपेनियन है वो रैप फ्लीट के अंदर है, और इसीलिए बॉस चाहता कि यहाँ पर मैशनी उसकी लोकेशन को चेंज कर दे ताकि इन दोनों के एम पूरे हो सके। वही दूसरी तरफ याशन लोबिया के ऊपर चिल्ला रहा था कहते हुए कि वो अभी भी उसके ऊपर ध्यान तक नहीं दे रहा, और उसने उससे एक चीज सीखी थी बैटलशिप के अंदर, अगर कोई किसी से डोमिनेट नहीं होना चाहता तो उसे खुद को पूरा डोमिनेट कर लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, याशो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इस चीज से उड़ती कि लोबिया कैसे इन जैसे क्रिएचर्स की इस वर्थ भी नहीं समझता कि वो एक उंगली तक उठाए, लेकिन याश इस एरोगेंस का फायदा उठाएगा। जहाँ इस बार उस दूसरे सी मॉन्स्टर के अटैक को भी डॉज करके सीधे तालवाई तरफ बढ़ जाता है। वहीं यामा भी क्रैकन से अभी भी निपट रहा था, जो कि दूसरे क्रीचर को नोटिस करता है, यानी कि मिस्टीरियस बर्ड को, जो कि काफी अजीब लेवल का अटैक करता है यामा के ऊपर, जिसे जिनसुआ फाइनली ब्लॉक कर यामा की हेल्प करता है। उसे कहता है कि शायद बैम के फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लीट का यूज करके यहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन फैमिली हेड इतने आसानी से ऐसा होने नहीं देगा, तो इसलिए उसे भी हेल्प करनी होगी। वही डूम भी सभी को आने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि उन्हें बैटलशिप चाहिए, इसके लिए से कोई भी उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा जब तक वो फ्लीट के अंदर है, क्योंकि टेलीपोर्टेशन गेट वहीं पर है सिर्फ और सिर्फ। वही हम पीछे से व्हाइट स्टैलियन और बिग ऑल और बर्ड को भी आते हुए देखते हैं, जहाँ पे उनका कहना था कि डिसरिस्पेक्ट है फैमिली लीडर की तरफ। वही पीछे से क्राका, चा और डोवान भी आ जाते हैं, जहाँ पे क्राका अपने मास्टर को ऐसा फ्री देकर काफी खुश होता है। फिर इनके बीच में इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज होती है, जहाँ हमें पता लगता है कैट और डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन सभी लोग सेफ हैं और यहाँ से जल्दी टेलीपोर्ट करने वाले हैं।
वहीं दूसरी तरफ इन सभी को लोबोबिया की प्रेजेंस में दिख जाती है, जहाँ पे डूम इन सभी को कहता है कि इन डमीज को बाद में बात करनी चाहिए आराम से, अभी यहाँ से बच के निकलना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जहाँ जिनसू को बैम का भी हाथ पकड़ा ही था ताकि उसे लेकर जा सके, यहाँ पे परसियस यानी कि एक और ब्रांच लीडर जो सभी को अपने पास से बांध करके रखता है, बैम को वापस से किसी तरह बांधने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लेविथनान की पावर उसकी इस चीज को तोड़ के रख देती है। लेकिन इस पॉइंट पर लोबोबिया को भी पता लग जाता है कि ये चीज कुछ और नहीं बल्कि लेविथनान थी जो कि बैम के अंदर है। वहीं पे बैम अभी भी संकोच कर रहा था यहाँ से भागने में, जहाँ पे जिनसे उसे बताता है कि बाकी लोग बच चुके हैं, अब बारी उसकी और उसके मास्टर की है। जहाँ एक तरफ ये सारे लोग शिप की तरफ भाग रहे थे, वहीं पे लोबिया सोच रहा था कि लेविथनान यहाँ पर है तो इसका सिर्फ एक मतलब है, सस्पेंडियम डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये चीज के लिए सही में अब न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, यानी कि उसे परेशान कर रही है। और यहाँ वापस से कोबाल्ट को ऑर्डर मिलता है इरेगुलर को पकड़ने के लिए, जहाँ पर जिनसू इस बार पहले से रेडी था कि ग्रीन लाइट जिसको हिट करेगी वो सीधे से टेलीपोर्ट कर सकती है। जहाँ याश उस पावर को यूज करके सीधे लोबिया के पास आ जाता है, जहाँ लोबिया भी उसे नोटिस कर चुका था। वहीं पे यामा उसे वहां से जाने के लिए कह रहा था अपने साथ ही, लेकिन याशा से कहता है कि उसे पीछे मुड़ के नहीं दिखना चाहिए और सिर्फ यहाँ से जान बचा के भाग जाना चाहिए। लेकिन उससे सरप्राइजिंग ये था कि लोबिया अपने सामने इतने क्लोज में आदमी को देखने के बाद भी बिल्कुल खड़ा था बिना किसी अटैक को किए। जब लोबिया याशा को कहता है कि तुम्हें सच में क्या लगता है कि तुम मेरी रीच से बाहर हो, और इतना ही नहीं, जिस फ्रॉग के ऊपर भी थोड़ी देर पहले याशा ने अटैक किया था उसे लगा था कि फ्रॉग मर चुका है, वो भी जिंदा था। और याशा को तो सन में नहीं आता कैसे कैसे हेलुसिनेशन तो नहीं हो रही। वहीं यामा याशा को बचाने के लिए जाता है तो याशा से कहता है कि वो पीछे रहे, लेकिन इस इवेंट पे याशा के ऊपर अटैक हो जाता है और उसका पूरा का पूरा कोड डिस्ट्रॉय हो जाता है सिवाय एक चीज को छोड़कर, जो कि लास्ट बिट ऑफ उसकी लाइफ थी। वहीं जहाँ यामा काफी क्लोज आ चुका था याशा के उसे बचाने के लिए, लोबिया यहाँ पे वापस से मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है याशा को, ये कह के कि उसे डॉग को खत्म कर देना चाहिए। जब याशा ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसका मानना था कि वो चाहता है कम से कम जब वो मरे उस समय तो उसके पास अपनी खुद की फ्री विल हो। और इस पॉइंट पर याशा अपने आखिरी कोर को खुद ही खत्म कर लेता है ताकि उसे यामा को नहीं मारना पड़े, जैसा कि उसने वैंग वैंग के साथ किया था लोबिया से मैनिपुलेट होकर। और यह याशा की बॉडी जो कि लाइफलेस होकर नीचे गिरी थी उसे यामा पकड़ लेता है और काफी गुस्से में यहाँ पे लोबिया को बास्टर्ड कहता है। वहीं दूसरी तरफ लोबिया को फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि आखिर याशा के साथ क्या हो रहा है, यहाँ तो उसे इस बात की चिंता थी कि उसे और सब्र नहीं हो रहा बैम को अपना बनाने के लिए, यानी कि अपनी फैमिली में ज्वाइन कराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम फाइनली लोबिया को एक्शन में देखते हैं, जो कि कहता है कि मुझे खुद से कुछ भी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम जो लोग हो ना, तुम्हारी आदतें, तुमने उस लाइन को क्रॉस कर लिया है और बियॉन्ड दिस लाइन तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को एंटर भी नहीं करना चाहिए, तुम अपनी औकात भूल गए। और इसके साथ ही हम ब्लैक होल स्फीयर को अनलीश होते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से वो सारे मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं एक एक करके, जिसे कि लोबिया नाम देता है कैलेमिटी का, यानी कि एक ऐसी फोर्स जो अपने साथ आपदा लेकर आती है और सभी को अपने अंदर सिमटा के रख लेती है। और हम ऐसा होते हुए देखते भी हैं, हम देखते हैं कि कैसे नीडल के थ्रू काफी सारे लोग टेलीपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसी मोमेंट पे वो सारे मॉन्स्टर्स और बीस्ट उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ सोफिया टान उनके बीच में खड़ी थी उन्हें बचाने के लिए इससे पहले। और जहाँ एक तरफ ये सारा मैसेकर हो रहा था, इसी बीच लोबोबिया को इन्फॉर्मेशन मिलती है दूसरी तरफ से कि कैसे फैमिली हेड ऑफ पावर ऑफ फैमिली उनकी फैमिली बैटलशिप के सामने खड़ा है। वही इन सभी चीजों के बीच हम यामा को भी देखते हैं, जिसके हाथों में याशा की बॉडी थी और बैम उसे कवर करने के लिए तैयार था। इसी क्रेजी क्राइसिस के पॉइंट पर हम आज के इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, यानी कि जहाँ पे दो फैमिलीज के बीच में वॉर होने ही वाली है जस्ट, क्योंकि पाविदा गुस्तान सीधे लोबिया के बैटलशिप के सामने जो खड़ा है, वही लोबोबिया दूसरी तरफ क्रेजी हो रखा है ताकि वो बैम को ज्वाइन करा सके अपनी फैमिली में किसी भी तरीके से, जब इस पॉलिटिकल अलायंस को सॉलिड करने के लिए इसे मैरिज में बदलना चाहता है। और बैम इस चीज के लिए रेडी नहीं है, आखिर कोई वाला कैसे रेडी हो सकता है इस तरह के मैरिज के लिए। लेकिन अब चीजें किस डायरेक्शन में जाएंगी ये तो आपको आगे जानने को मिलेगा। आखिर बैम का फोर्स क्या जाएगा लोबिया को ज्वाइन करने के लिए जबरदस्ती किसी प्रिंसेस और जहाज से शादी करा के, या फिर बैम बच के निकल पाएगा अपने मास्टर के साथ। वही दो फैमिली लीडर जब आपस में टकराएंगे तो इसकी क्या रिपरकशंस होंगे पूरी टावर की हिस्ट्री के अंदर और इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में जो कि टावर में एग्जिस्ट करती है काफी एंशिएंट टाइम से। इन सभी के आंसर आपको मिलेंगे आने वाली वीडियो में, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही वीडियो पसंद आ रही हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में ताकि चैनल की रीच बढ़ सके। इसके साथ ही अगर आपको किसी मांगा या मानवा की एक्सप्रेशन वीडियो देखनी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो मुझे जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।